सर कोpernican रेवोल्यूशन अगर कांट का है तो उसमें हम क्या लिखेंगे हेडिंग? जितना सारा हमने पढ़ा है ना उसमें अपना काट का जो भी पॉइंट्स बने हुए हैं, आपने कहना है दिस इज ऑल्सो इन कॉपरनिकन रेवोल्यूशन। मतलब मैंने आपको इसी वजह से वो हेडिंग्स बना के दी हैं, स्लाइड्स में थोड़ी डिटेल्स लिखी है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आपने रिलेट करके बस लिख देना है। सर सिंथेटिक और एनालिटिक जजमेंट्स और प्रियोरी और पोस्टियोरी जजमेंट्स ये सारा लिखेंगे हम उसमें जो आपको याद डिटेल में? जो आपको याद नहीं नहीं डिटेल्स नहीं लिखनी। जितना आपको स्लाइड्स में बताया हुआ है ना, जितना आपको याद रहता है दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि फिलोसफी में वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि आप डिटेल में जाएंगे, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने किसी ने पढ़ने की कोशिश की है इसको डिटेल में? नहीं मन। सर मैंने पढ़ा था। तो उससे आप कंफ्यूज ही होते हैं ना। यस सर। हाँ जी, तो ये जो स्लाइड्स हैं इनको आप अच्छे से कर लें। थोड़ा सा चैट जीपीटी के साथ कंसल्ट कर लें या विकीपीडिया पे देख लें, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है जी। माइक ऑफ कर लें काइंडली, जिसका क्वेश्चन नहीं है। सो आज हम पढ़ेंगे जॉन लॉक, फिलोसफर। ठीक है। उसकी फिलोसफी में अगेन जॉन लॉक ने जिस पे बात की है वो एम्पेरिसिज्म पे बात की है। कि उसने बात की थी कि जो आपके पास नॉलेज है प्राइमरीली फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है। और ही आर्ग्यूड दैट जब माइंड हमारा होता है पैदा होता है। माइक ऑफ करना प्लीज, सारा माइक ऑफ कर। नो। टेब्यूला रासा होता है। ठीक है। दैट ऑल नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू सेंसेस एंड रिफ्लेक्शन ऑन आवर एक्सपीरियंसेस। ठीक है। जिसके बाद जो कि आपके पास जो डिकार्ड का आइडिया था उससे ये क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है। कहता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा माइंड ब्लैंक स्लेट होता है, उसमें कोई इन्नेट आइडियाज़ नहीं होते। ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो दूसरी बेसिक जिसकी वजह से जाना जाता है वह है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपने पढ़ी होगी पॉलिटिकल साइंस में, जिन लोगों की है। उसमें बात करता है कि जब इंसान, गवर्नमेंट नहीं थी, लॉज नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो इंसानों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। कैसे किया? कि उनके माइंड बिल्कुल खाली थे और उन्होंने इर्द गिर्द देखा। एक बंदे ने दूसरे बंदे को मारा, किसी की प्रॉपर्टी छीन ली, तो उन्होंने कहा कि यस, दिस इज देयर, बट वी नीड टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्डर इन द सोसाइटी। ठीक है जी। उसके बाद लिबरलिज्म की बात की कि इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का है, यहाँ पे आपके पास इसकी रेलेवेंस नहीं है। अच्छा, ये आपके पास ये एग्जांपल है जिसमें आप देखते हैं कि पहले माइंड आपका खाली होता है, फिर माइंड में आपने ये दरख्त की तस्वीर देखी, फिर उसके बाद आपने, आपको किसी ने बताया, फिर उसको आपने टच किया, उसके बाद आपकी माइंड में वो बनती जाती है। और यहाँ से वो कॉन्सेप्ट देता है रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म की। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म क्या है कि proposes that our perception of the world are not direct representation of reality but rather mental representation or ideas of external object। अब वो कहता है कि ये जो हमारे माइंड में एक दरख्त बन की परसेप्शन है, इस माइंड में और इस दरख्त में हो सकता है कि फर्क हो। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये एक परसेप्शन है, ये रियलिटी नहीं है। हो सकता है ये माइंड का सारा हो। ठीक है। बट दीज आर आइडियाज आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स। इंस्टेड दे आर रिप्रेजेंटेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ क्वालिटीज ऑफ दोज। अब देखें, ये ना बातें घुमा फिरा के सारी वही कर रहे हैं जो प्लेटो ने पहले बातें की हैं। कोई किसी एंगल से कर रहा है, कोई किसी एंगल से कर रहा है। For example, when we see an apple, our perception is based on sensory data we receive, such as its color, shape, texture, and then form the idea of apple in our minds. ठीक है। तो वो यहीं से वो कहता है, however, Locke emphasizes that our ideas are not perfect replicas of external object and can sometimes be inaccurate and incomplete. This theory of representative realism suggests that our perception provide us with valuable information of external world, but they are ultimately mediated by our senses and subject to interpretation and potential error।
तो वो कहते हैं कि आइडियाज़ जो हमें मिलते हैं बाहर से, जो हमारे पास एक परसेप्शन बनती है, वो उसका पोटेंशियल एरर भी हो सकता है वहाँ पे। ये देखें जी, इसकी एग्जांपल, वो कहते हैं कि द वर्ल्ड प्रेजेंट्स इटसेल्फ एक्सप्रेशन प्राइमरी सब्सटेंस। फिर उसके बाद क्या है, बॉडी सेंसेशन इंप्रेशंस बनते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर उसके बाद माइंड में एक कॉपी उसकी बनती है। फिर उसके बाद एक हमारा बिलीफ बन जाता है। हमने ये ब्रेड देखा, ब्रेड को आंख से हमने बनाया, ये उसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़ हैं। फिर माइंड में उसकी प्रोसेसिंग हुई, और फिर आपके पास क्या होता है, आइडियाज़ बन जाते हैं। सो बेसिक टेनेट इसका क्या है, इसको इनडायरेक्ट रियलिज्म भी कहते हैं। That we do not perceive external world directly but rather through representation of ideas in our minds। फिर इसको वो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती हैं आपकी प्राइमरी क्वालिटीज, जैसे उसका शेप क्या है, साइज क्या है, मोशन क्या है। दूसरा होता है उसकी सेकेंडरी क्वालिटीज, कलर क्या है, टेस्ट क्या है, स्मेल क्या है। प्राइमरी क्वालिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट इन द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एज दे आर, while सेकेंडरी क्वालिटीज आर सब्जेक्टिव एंड डिपेंड ऑन परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ ब्लैक कलर, अपने माइंड में सोचें ब्लैक कलर जो है वो किस तरह से, ब्लैक की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ब्लैक के क्या क्या शेड्स हो सकते हैं। ठीक है। सो प्राइमरी क्वालिटीज रिजेंबल द क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, आर इनसेपरेबल फ्रॉम देम। ठीक है, दे एग्जिस्ट इन ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स एंड परसीव्ड एज ट्रूली दे आर। फॉर एग्जांपल हमने एक एप्पल को उठाया, उसका साइज देखा, उसकी मेजरमेंट की, वो उसी तरह से होती हैं। सेकेंडरी क्वालिटीज क्या होती हैं कि हमारे माइंड में होती हैं, हमने उसको खाया, उसको देखा, तो इस तरह से वो चीज़ें मौजूद होती हैं उसमें। ये देखें जी आपके पास primary and secondary qualities. Primary qualities are extension, figure, solidity, gravity, weight or mass. Secondary qualities are rest of sensible qualities and all have no existence outside the mind। ठीक है जी। जैसे वो कहते हैं ब्राउन है, स्मूथ है, हार्ड है, स्मेल है, वैनिश है, तो ये आपने उसमें डायग्राम बना देनी। सो इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। वो कहता है कि लॉग डिस्क्राइब्स परसेप्शन प्रोसेस। External objects produce ideas and sensation in our minds through our sensory organs। कि जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे 5 जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनके थ्रू आइडिया बनाते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर होते हैं, ट्रू नहीं होते। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि एक चीज़ वहाँ पे पड़ी है, उसकी हमारे माइंड में एक रिप्रेजेंटेशन बन गई है। ठीक है। दीज आइडियाज आर नॉट द सेम एज, से क्वेश्चन भी करता है कि रिलायबल नहीं है। ठीक है, क्यों, डिफरेंट चीज़ें उसमें डिफरेंट तरह से उसको इम्पेक्ट कर रही हैं। फिर वो दूसरी बात करता है कोरस्पॉन्डेंस थ्योरी की। रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म अलाइन विद द कोरस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ व्हिच asserts दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू इफ corresponds टू द फैक्ट ऑफ रियलिटी। वो कहता है कि अगर हमारे माइंड में जो परसेप्शन बनी है और सामने वो चीज़ पड़ी है, ये आपस जो है सेंसरी जो इल्यूजन्स हों, परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी होती है लोगों के दरमियान, तो इस वजह से रियलिटी भी डिफरेंट होती है। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपके पास हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव किस तरह से है, हो सकता है आप एक एप्पल को देखें तो वो आपका और डिफरेंट हो, अगले बंदे का डिफरेंट हो, ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर वो मजीद बात करता है जी एम्पेरिकल एविडेंसेस पे, कि वो कहता है किस तरह से चीज़ें मौजूद हैं, हर किसी का अपना अंदाज है देखने का। ठीक है। सेंसरी एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है, हमारे माइंड में पहले से चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है। तो ये किसकी तरफ हमें लेके जा रहा है, साइंस की तरफ लेके जा रहा है, कि किस तरह से फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस है मॉडर्न एम्पेरिसिज्म की जो थीरीज हैं, वो साइंस में अब देखते हैं कि हम, साइंस में हम देखते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट से उसको या फैक्चुअल डिटेल से उसको वेरीफाई करते हैं। प्रैक्टिकली हम देखें साइकोलॉजी है, न्यूरो साइंस है, हर जगह सारा का सारा आपके पास ये मौजूद है। अब क्रिटिक क्या है, वो क्रिटिक क्या है कि फॉर एग्जांपल जॉन लॉ की थ्योरी जो है वो एक कंपेलिंग अकाउंट ऑफ परसेप्शन देती है बिटवीन माइंड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड, लेकिन क्रिटिसिज्म है इस पे। सबसे पहले क्या है कि struggles to explain how our subjective experience accurately correspond to objective realities of the world। From afar, it might think about a mirage in a desert। From afar, it might appear as there is a water on ground। हम वो मिराज को देखते हैं कि वहाँ पे वाटर है, लेकिन हो सकता है कि वैसा हो ही ना। सो इस पे ये क्रिटिसिज्म है कि, और वो खुद भी इस पे बात करता है, लेकिन लार्जली क्रिटिसाइज किया जाता है कि हमेशा परसेप्शन और रियलिटी में डिफरेंस होता है। ठीक है।
जैसे ये देखें आपके सामने मिराज है, नज़र का धोखा हो सकता है। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी क्या है कि गिवन रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म फेसेस चैलेंजेस इन अकाउंटिंग फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ परसेप्शन। ठीक है, जैसे आपके पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, कॉग्निटिव, हमारे माइंड में पहले से बायसेस बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो दो लाइंस हैं, दीज आर इक्वल इन लेंथ, बट जो सेकंड वन है इट अपेयर्स लार्जर ड्यू टू एडिशन ऑफ ओवर एरो हेड्स इन दैट। ठीक है, सो इस वजह से ये एक्सटर्नल जो क्यूज हैं उनकी वजह से इसमें हमें मसला आता है। फिर उसके बाद जो अगली वो बात करता है वो सब्जेक्टिव नेचर ऑफ द एक्सपीरियंस है, कि वो जो इनहेरेंटली हमारी सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं सच एज पास्ट एक्सपीरियंसेस, कल्चरल बैकग्राउंड, उसके बाद आपके पास साइकोलॉजिकल स्टेट, और ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह से आपके पास कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर वन पर्सन द साइट ऑफ द सनसेट मे वोक फीलिंग ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड ब्यूटी, इट मे ट्रिगर फीलिंग ऑफ सैडनेस, कि एक में सैडनेस आ जाएगी दूसरे में वो आ जाएगी, इसको किस तरह से करता है। फिर अनडिटर्मिनेशन प्रॉब्लम है कि which arises from the fact that the multiple external objects can produce the same perceptual experience। ठीक है, तो हम उसको किस तरह से देखेंगे कि आपके पास चीज़ें हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि लैक ऑफ डायरेक्ट एक्सेस टू रियलिटी है। ठीक है, assume that we have direct access to external object, but critics argue that our access to reality is mediated by mental representation। For example, imagine looking at a photograph of a mountain, that you have direct access to the image of mountain। ठीक है, कि आप उसको देख रहे हैं कि तो डायरेक्ट एक्सेस है, लेकिन वो कहते हैं योर परसेप्शन ऑफ माउंटेन इन फोटोग्राफ is mediated by mental representation, as the image is representation created by light and processed by brain। मतलब उसमें दरम्यान में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स कल्चरल और हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट हैं, हाँ, उसके बाद जो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हैं उनको भी ये इग्नोर करता है। और उसके बाद साइंटिफिक जो चैलेंजेस हैं, कि जो मॉडर्न साइंटिफिक चैलेंजेस आपके पास फाइंडिंग है, न्यूरो साइंस है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, उसमें भी इस तरह से चैलेंजेस हैं जो इनको जिनको ये इग्नोर करता है आपके पास। ठीक है जी, यही जी एक सीधा साधा सा क्वेश्चन था उस पे, जॉन लॉक पे। और इसमें अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लें, या दोबारा अगर कोई चीज़ इसमें से आपको एक्सप्लेन करनी है तो बताएं मुझे। अच्छा, वो कहते हैं कि जिस तरह वो कहता है कि हम एक चीज़ को इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैं आता हूँ आपके पास, कि अब देखें ये एक आपके माइंड में इमेज है और ये रियलिटी है। तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, दरमियान में ये गैप है। इसकी इस गैप को डिफरेंट चीज़ों से फिल किया जाता है तो आपके पास ये इश्यूज आते हैं। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है जी, ये है कि फिलोसफर आप करें, कल इंशाल्लाह जो है स्लाइड्स ऑलरेडी शेयर होती हैं इकराम क्लास में। तो अच्छा ये बताएं कि हम एक ही फिलोसफर ठीक है या फिर दो दो फिलोसफर्स करें? थोड़ी सी हमें स्पीड ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। मैक्सिमम लोग बताएं ना, बताएं आप। 4 to 5 साइड्स। चलें जी, ठीक है, फिर ये है कि नफ है, कल से हम दो करेंगे। चलो, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।